मूवी के शुरू होते ही हमें तबाह हुई दुनिया के नजारे दिखाए जाते हैं। दुनिया का ये हाल किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को इंसानों ने अपनी मदद के लिए बनाया था। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी सिक्योरिटी के सभी रूल्स तोड़ दिए थे और बैंगलोर पे एटॉमिक हमला करवाया था, जिस हमले में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी दुनिया इस अटैक के सदमे से निकली नहीं थी कि एआई ने जगह जगह और हमले करवाना शुरू कर दिए, जिन हमलों में 10 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए। अब तबाही का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना जरूरी हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ICN नाम की मिलिट्री फोर्स बनाई, जिनका काम था इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाही से बचाना और सबसे बढ़कर हार्लिन से बचाना। हार्लिन पहला AI टेररिस्ट था जिसने इस जंग की शुरुआत की थी, जिसे बनाया तो अर्थ को बेहतर बनाने के लिए था, लेकिन उसने अर्थ को ही तबाह करना शुरू कर दिया। ICN डिफेंस फोर्स बहुत अच्छे से अपना काम करती है और दिनों में ही AI का खात्मा कर देती है। अपने आप को हारता देखकर हार्लिन ये दुनिया छोड़कर चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक मैसेज कि मैंने जो शुरू किया है वो मैं ही खत्म करूंगा। यानी दुनिया से खतरा भी टला नहीं था। कहानी आगे बढ़ जाती है और हमें 28 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इन 28 सालों में दुनिया में तकरीबन अमन और सुकून ही रहा, लेकिन अब ICN को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी एक आदमी के इस दुनिया में होने की खबर मिली थी। इसलिए ICN एक बिल्डिंग पर रेड करती है जहाँ मौजूद सभी इंसानों को वो अपने स्कैनर से स्कैन करने लगे और वहीं उन्हें मिला एक आर्टिफिशियली इनहेंस्ड इंसान। यानी है वो इंसान ही, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे और उसकी पावर्स को मॉडिफाई करके अपना गुलाम बनाया हुआ है। ICN उसे पकड़ने में लग जाती है, पर ये इतना ताकतवर था कि ICN के ट्रेन्ड पावरफुल सोल्जर्स को भी खिलौनों की तरह उठा उठा कर था। इस आदमी का नाम था कास्का, जिसे ये लोग बहुत मुश्किल से बिजली के झटके देकर कंट्रोल में लाते हैं। सीन कट होकर हमें एटलस से मिलवाया जाता है, मूवी की मेन कैरेक्टर और ICN की टेररिस्ट एनालिस्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर दूसरे किसी भी टेररिस्ट की जांच करती थी। उन्होंने वैसे भी AI टेररिस्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च वर्क किया हुआ था। वो उनके बारे में सब जानती थी। सुबह होती है और उसे न्यूज के जरिए खबर मिलती है कि ICN ने हार्लिन के असिस्टेंट कास्का को पकड़ लिया है। हार्लिन का नाम सुनते ही एटलस घबरा चुकी थी। वो जल्दी से तैयार होती है और अपने एक ऑफिसर के साथ एक शिप में बैठ के ICN के लिए निकल जाती है। यही अब हम जर्नल से मिलते हैं, जो किसी खास मिशन के सिलसिले में कर्नल से मीटिंग में थे। उनसे कहते हैं कि मुझे एटलस पे पूरा एतबार है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि वो हार्लिन के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। पर कर्नल उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अगर वो आज कास्का का इंटरव्यू लेने में फेल हो गई तो फिर हम उसके मास्टरमाइंड हार्लिन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जर्नल ये सब बातें सुनने के बाद भी एटलस को ही ये काम देना चाहते थे। वो अब एटलस से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जरूर हार्लिन कोई बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है। उसके जहन में कोई बहुत बड़ा प्लान है, जिसकी वजह से अर्थ पे बड़ा खतरा भी आ सकता है। और इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है कि तुम कास्का की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। ये सब बातें सुनने के बाद एटलस उस रूम में जाती है जहाँ कास्का का हेड रखा गया था। वो उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। काफी सारे सवाल पूछने के बाद वो कास्का से हार्लिन का पता पूछती है, लेकिन उसके किसी भी बात पे मुंह ना खोलने पर एटलस को गुस्सा आ चुका था। एटलस उसे बहुत जोर का बिजली का करंट देती है और साथ ही उसे रीसेट करने की भी धमकी दे देती है। धमकियां तो वो सुनने वाला नहीं था, इसीलिए एटलस उसे रीसेट करने पे काम शुरू कर चुकी थी और ऐसे उसे झांसा देते हुए वो उससे हार्लिन का पता चलवा लेती है कि हार्लिन इस टाइम दूसरी गैलेक्सी के एक प्लैनेट पे है। ऐसा करने पे कास्का का तो प्लान फेल हो रहा था, इसीलिए वो एटलस के ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही एटलस अपने सामने एक सिक्योरिटी शील्ड बना चुकी थी। हार्लिन का पता पूछने के बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है, जिसके साथ ही ICN की पूरी टीम अब उससे इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि इतने साल से जो ICN नहीं कर पाई थी वो आज एटलस ने कर दिया था। उसने हार्लिन का पता चला लिया था। अब ICN का प्लान था कि वो हार्लिन के पास पहुंचकर उसे खत्म कर देंगे। ना हार्लिन होगा और ना ही फिर इस दुनिया पे कोई खतरा रहेगा। एटलस भी जर्नल से इस मिशन का पार्ट बनने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं हार्लिन को अपनी आंखों से मरता देखना चाहती हूँ। इसीलिए जर्नल एटलस को कर्नल से मिलवाते हैं, जो इस मिशन के हेड थे। एटलस क्योंकि एक रेंजर नहीं थी, इसीलिए कर्नल उसे अपने साथ मिशन पे ले जाने के लिए नहीं मान रहे थे। तब एटलस उनसे कहती है, आप बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं, आपको हार्लिन के बारे में कुछ नहीं मालूम और फिर आपको लगता है कि आप हार्लिन के पास एक दूसरी गैलेक्सी में एक दूसरे प्लेनेट पे जाकर उसे पकड़कर मार देंगे। तो ये आपकी गलत फहमी है कर्नल। आप अपने साथ अपनी ICN की टीम को भी मरवाएंगे। याद रखिए, मेरे बगैर ये मिशन आप पूरा नहीं कर सकते। एटलस की बातें सुनकर कर्नल अब उसे एक रोबोट से मिलवाते हैं,
ये रोबोट असल में एक सूट था जिसके अंदर रेंजर्स बैठकर एआई से लड़ते और इस रोबोट को इंसान से एक न्यूरो लिंक डिवाइस के जरिए कनेक्ट किया जाता था। पता चलता है कि ये न्यूरो लिंक डिवाइस एटलस की मॉम ने ही बनाई थी, जो आईसीएन की एक साइंटिस्ट थी। इस डिवाइस के बारे में सुनते ही वो कर्नल पर चिल्लाने लगती है, लेकिन कर्नल उसे रिलैक्स करते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये डिवाइस बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। कर्नल उसे समझाते हैं कि वो इन बड़े बड़े रोबोट्स और अपने बहुत बड़ी सी स्पेसशिप के जरिए, जिसके अंदर एक पूरे प्लैनेट को तबाह करने जितना बॉम्ब भी है, उसके जरिए हार्लियन को हरा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों एटलस के दिल में अभी भी कोई डर था। वो जर्नल से उनके मिशन में जाने की जिद करती है। जर्नल मान जाते हैं और ऐसे कर्नल को उसे अपने साथ मिशन में ले जाना पड़ता है। जैसे ही उनकी स्पेसशिप अर्थ से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि अर्थ की इर्द गिर्द बहुत सी लेजर सिक्योरिटी बनाई गई थी। इसी हाईटेक सिक्योरिटी से बहुत सी चेकिंग करने के बाद ही ये स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकली थी। इस हाईटेक सिक्योरिटी को बनाने का मकसद भी यही था कि हार्लिन दुनिया तक ना अप्रोच कर पाए। एटलस स्पेसशिप के अंदर भी अभी काम ही कर रही थी, तभी उसे अचानक अपना पास्ट याद आने लगता है। यानी यहाँ हम एटलस की पास्ट की कहानी को देखेंगे। उसके सामने अचानक से एक फोटो आ जाती है जिसमें वो, उसकी मॉम और हार्लिन थे। हार्लिन एक एआई था जिसे उसकी मॉम ने ही बनाया था और वो उनके घर पे सर्वेंट का काम किया करता था। एटलस की मॉम ने ही न्यूरल लिंक डिवाइस भी बनाई थी जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान को मिलाया जा सकता था। ऐसे इंसान की मेंटल और फिजिकल पावर्स डबल से ट्रिपल हो सकती थी। इसी न्यूरल लिंक का ये लोग आज यूज कर रहे थे। अपने स्पेसशिप के जरिए आईसीएन की ये टीम अपनी मंजिल तक, यानी हार्लिन की गैलेक्सी में उसके प्लेनेट तक पहुंचने वाले थे। इसलिए एटलस उन सब के लिए एक मीटिंग रखती है, उन्हें कुछ प्रिंट आउट्स देती है और सबको अपने न्यूरल लिंक निकालने को कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक ये सिर्फ एक आम सी डिवाइस थी जिसे हैक करना बहुत आसान था। वो सबको हार्लिन के प्लेनेट के बारे में बताना शुरू कर देती है कि वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ इंसान सरवाइव नहीं कर सकते। अभी इससे पहले कि वो हार्लिन के बारे में ज्यादा कुछ बताती, वो नोटिस करती है कि लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये एटलस हार्लिन के बारे में ज्यादा ही सोच रही है। उनकी बात के जवाब में एटलस गुस्से में आ चुकी थी। उसे कहती है, तुम क्या जानते हो हार्लिन के बारे में? मैं हार्लिन को करीब से जानती हूँ और जिस न्यूरोलिंक डिवाइस और रोबोट को लेकर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, मैं याद करवा दूं आप लोग को कि वो दोनों भी सिर्फ डिवाइसेस ही हैं और किसी भी टाइम उन्हें हैक किया जा सकता है। और अगर आप लोग की डिवाइसेस हैक हो गई तो समझिए आप लोग उसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर अब तो ये सारे भी डरने लगे थे। इसलिए कर्नल एटलस से कहते हैं, ये क्या कर दिया आपने मिशन से ठीक पहले ही क्रू को डरा दिया है। ऐसे में वो कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एटलस को भी अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो कर्नल से माफी मांग लेती है। खैर अब ये लोग उस प्लेनेट के बिल्कुल करीब आ चुके थे। कर्नल यहाँ पर अपना रोबोटिक सूट पहन लेते हैं। यहाँ पर एटलस कर्नल से कहती है, अगर आपको लगता है कि आपने हार्लिन को पकड़ लिया तो याद रखिएगा कि वो उसका बिछाया एक ट्रैप होगा। अभी ये लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक स्पेसशिप के अंदर अलार्म्स बजने लग जाते हैं और वहाँ धमाके होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि उनके आने की खबर हार्लिन को हो चुकी थी और हार्लिन उनका वेलकम उनके ऊपर बमबारी करके कर रहा था। हार्लिन की एआई उनकी बैटलशिप को पूरी तरह तबाह कर चुके थे। यहाँ पर ये लोग एटलस की जान बचाने के लिए जबरदस्ती एटलस को भी एक रोबोटिक सूट में बिठा देते हैं और एटलस इन्हें समझाती रह जाती है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं बैठना, मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि इनका बैटलशिप तबाह हो चुका था और अपनी जान बचाने के लिए इन्हें डायरेक्ट प्लैनेट के ऊपर जंप करना था। अभी ये लोग स्पेस में ही थे कि बहुत से एआई रोबोट्स के साथ इनकी जंग शुरू हो जाती है। इनका बैटलशिप भी ऊपर से तबाह होकर नीचे गिर रहा था, जिसे देखकर एटलस घबरा चुकी थी, क्योंकि बैटलशिप ठीक उसके ऊपर था। ऐसे में वो मर जाती, लेकिन यहाँ पर आईसीएन का एक सोल्जर उसे पकड़ के बचा लेता है। कर्नल इस वक्त वीडियो मैसेज में एटलस को कहते हैं कि तुम्हें न्यूरल लिंक यूज करना चाहिए, लेकिन एटलस उसके हक में नहीं थी, क्योंकि उसे एआई प्रोग्राम पे यकीन नहीं था और ऐसा करने की वजह से उसका रोबोटिक सूट बहुत जोर से जाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से एटलस को भी चोट आ जाती है। वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता। उसे अब रोना आने लगा था। ना चाहते हुए अब वो अपने रोबोटिक सूट के सिस्टम को ऑन करती है, क्योंकि वो जल्द ही अपने रेस्क्यू पॉड तक पहुंचना चाहती थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन रेस्क्यू पॉड उनसे बहुत ज्यादा दूर था। एटलस अपने सूट से कहती है कि वो उसे रेस्क्यू पॉड तक ले जाए। ये रोबोटिक सूट उसकी बात मानकर काम करने लग जाता है, लेकिन वो बहुत जोर जोर से जंप कर रहा था। ऐसे में एआई रोबोट्स के उनको देखने की चांसेस ज्यादा थे। एटलस उसे आराम से चलने को कहती है, लेकिन वो उसकी कमांड नहीं सुनता, क्योंकि अभी तक एटलस ने उसे अपने साथ कनेक्ट नहीं किया। ना चाहते हुए अब एटलस को इस मशीन को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ा था और ऐसा करने के लिए वो उसका रेटिना स्कैन करता है, जिसके बाद वो काफी हद तक एटलस की बातें समझने लगा था। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो रेस्क्यू पॉड तक जा रहा था। रास्ते में एटलस उससे पूछती है कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं। जवाब में रोबोट कहता है, हमारे पास 7 वेपन्स हैं, जिसमें एक सबसे पावरफुल वेपन हमारे पास आयरन बॉम्ब है।
एक ऐसा बॉम्ब जो आधे प्लैनेट तक को तबाह करने की ताकत रखता है। ये रोबोट एटलस को अपना नाम स्मिथ बताता है, लेकिन एटलस कहती है नाम बताना कोई जरूरी था, तुम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। जवाब में वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। चलते चलते ये लोग काफी आगे तक पहुंच जाते हैं, उस जगह जहाँ इनका स्पेसशिप तबाह हुआ था। यहाँ वो देखती है कि आईसीएन का कोई सोल्जर भी जिंदा नहीं बचा था, क्योंकि सबको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स ने मार डाला था। एटलस ये सोच के दुखी थी कि इन सब को मारने वाला हार्लिन ही है। वो अब अपने रोबोटिक सूट से इन सब लोगों के टैग इकट्ठे करने को कहती है, जिसके बाद वो इन सब के लिए प्रे करती है कि गॉड इनकी सोल को पीस दे और इनकी सोल्स को हेवन में ले जाए। वो यहाँ कर्नल के रोबोटिक सूट के पास जाती है, लेकिन देखती है कि कर्नल अपने सूट के अंदर नहीं थे। इधर करीब ही उसे कास्का भी नजर आ जाता है, हार्लिन का असिस्टेंट। लेकिन वो सोचती है कास्का को तो उसने खुद मारा था, पर फौरन ही उसके जहन में ये भी बात आ जाती है कि हार्लिन ने जरूर दूसरा भी बना लिया होगा। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत से एआई रोबोट्स आ चुके थे, जिनकी नजर अब एटलस पे भी पड़ गई थी। वो एटलस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इनसे बचने के लिए एटलस आगे की तरफ भागते हैं। आगे तूफान आ रहा था, उसने ये देखा नहीं और वो तूफान में फंस चुकी थी। मुश्किल से वो तूफान से निकलती है तो अब सामने दोबारा रोबोट्स उसे मारने के लिए खड़े थे। ये बहुत सारे थे, वो इनसे लड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो रेंजर नहीं थी, उसे वेपन्स यूज करना नहीं आते थे। इसीलिए वो अपने रोबोट को ये ऑर्डर देती है कि वो यहाँ आयरन बॉम्ब यूज करे। हालांकि रोबोट ये करना नहीं चाहता था, लेकिन एटलस के हुक्म पे उसे करना पड़ता है। देखते ही देखते यहाँ रोबोट्स के साथ हर चीज तबाह हो जाती है। लेकिन अगले ही पल यहाँ कास्का उनके पास आ रहा था, यानी वो इस हमले से भी नहीं मरा था। इससे पहले कि वो एटलस के रोबोट और एटलस को मार देता, अचानक जमीन के ऊपर दड़हाने आना शुरू हो जाती हैं और जमीन टूट के एटलस अपने रोबोट के साथ कई 100 मीटर जमीन के अंदर चली गई थी। नीचे गिरने की वजह से एटलस का पाँव फ्रैक्चर हो चुका था, इसलिए इसमें यानी एटलस का रोबोट उसके पाँव में एक मेटल प्लेट फिक्स कर देता है ताकि उसका पाँव और डैमेज ना हो। इस सारे प्रोसेस से एटलस को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो एटलस को एक ऐसा लॉलीपॉप देता है जिसका टेस्ट तो काफी गंदा था, लेकिन इस लॉलीपॉप में बहुत एनर्जी थी क्योंकि ये प्रोटीन से बना था। उसे लग रहा था कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तब स्मिथ यानी उसका रिपोर्टर से कहता है कि अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम दोनों की जान ही खतरे में पड़ी रहेगी। आपको मेरे साथ पूरी तरह लिंक्ड होना पड़ेगा, आपके न्यूरल लिंक डिवाइस का यूज करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद एटलस वो डिवाइस अपने कान में लगा लेती है और ऐसे ये लोग 100% सिंक हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कास्का हार्लिन को एटलस के उनके प्लेनेट पे आने की खबर दे चुका था। हम देखते हैं कि इस टाइम हार्लिन की कैद में कर्नल थे जो अभी भी जिंदा थे, लेकिन हार्लिन उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पर एटलस जमीन में बने सिंक होल से बाहर निकलने का सोच रही थी, लेकिन वो ये बात जानती थी कि अगर वो बाहर निकली तो एआई रोबोट्स उसे मारने के लिए तैयार खड़े होंगे। तब स्मिथ उसे कहता है कि ऊपर जाने में हमें पावर भी ज्यादा लगेगी और ऊपर खतरा भी ज्यादा है। मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ चंद ही किलोमीटर बाद एक गार है, हम वहाँ चलते हैं। ये लोग उस गार की तरफ चलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग एआई रोबोट से बचने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि एक ड्रोन की नजर उनके ऊपर पड़ चुकी थी, जिसके जरिए कास्का उनका पता चला चुका था। चलते चलते एटलस एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहाँ के पहाड़ों के अंदर से अजीब नीली रोशनी निकल रही थी और साथ वहाँ पे कुछ पौधे फूल भी लगे हुए थे और ये सभी फूल भी चमक रहे थे। एटलस को ये बहुत पसंद आए, इसीलिए एटलस ने उनका नाम प्लांट ही रख दिया। स्मिथ के बाद जानता था कि कास्का को उनकी लोकेशन का पता चल गया है और वो उनके पीछे भी आने वाला है, इसलिए वो अपने पीछे एक बॉम्ब प्लांट कर देता है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे से कास्का आ जाता है और कास्का के आते ही स्मिथ का लगाया बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। इनको लगा था कि अब कास्का मर गया होगा, इसीलिए एटलस पीछे जाकर जब उसे चेक करती है तो देखती है कि कास्का का सर अभी भी बचा हुआ है। उसे मारने के लिए वो उसका सर कुचल देती है और सर में लगे सिस्टम के जरिए पता चलाती है कि हार्लिन यहीं कहीं है। वो हर हाल में हार्लिन के पास जाकर उसकी लोकेशन को टैग करना चाहती थी ताकि आईसीएन की अगली आने वाली टीम आराम से हार्लिन को तबाह कर सके। हार्लिन के पास जाकर उसकी लोकेशन को टैग करने के लिए स्मिथ एटलस को मना करता है, पर एटलस को क्योंकि हर हाल में काम करना था, इसलिए वो स्मिथ का न्यूरल लिंक उतार देती है जिसके जरिए वो स्मिथ से कनेक्टेड थी उसकी। लेकिन स्मिथ कहीं ना कहीं अभी भी उसके साथ अटैच था। वो उसे वो टाइम दिखाकर इमोशनल करने की कोशिश करता है जब हार्लिन एटलस के घर पे रहा करता था, पर एटलस उसे समझाती है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं है स्मिथ। अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया, ये खतरा मोल नहीं लिया, तो जितने भी आईसीएन के लोग यहाँ शहीद हुए हैं उन सब की मौत जाया हो जाएगी। स्मिथ उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाता है। ये लोग हार्लिन की बेस तक पहुंच जाते हैं। जाते ही एटलस हैरान परेशान हो चुकी है क्योंकि हार्लिन के पास उनकी बैटलशिप है, साथ ही उनका वो बॉम्ब भी जिससे वो आधे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा हाई थी। अचानक ही एक ड्रोन की नजर स्मिथ पर पड़ जाती है। इस तरह बहुत से एआई रोबोट्स
उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे। एटलस भागते हुए अपनी जान बचाना चाहती थी, पर अचानक स्मिथ गिर जाता है। उसे कुछ हो गया था, ऐसे जैसे किसी ने उसे हैक कर लिया हो। स्मिथ के गिरते ही वो मैसेज जो एटलस दुनिया तक पहुंचा रही थी, यहाँ के हालात की रिपोर्ट्स दे रही थी, वो मैसेज भी रुक गया था। ऐसे अर्थ पर मौजूद जर्नल परेशान हो चुके थे कि कहीं हार्लिन के हाथ उनका बैटलशिप न लग गया हो। अगर ऐसा हो गया तो बस वो पूरी अर्थ को तबाह कर देगा। यहाँ दिखाया जाता है कि एटलस को पकड़ के हार्लिन के सामने लाया गया है। अजीब बात थी, हार्लिन उसे देखकर खुश था। वो उसे कहता है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी मॉम से भी। वो तो हम दोनों की मॉम है ना, तुम मुझे गलत क्यों समझती हो एटलस? तुम्हें पता है मैं अर्थ की ही भलाई कर रहा हूँ। इंसान अर्थ का जो हाल कर रहे हैं, ऐसे चंद सालों में अर्थ तबाह हो जाएगी। लेकिन अर्थ को तबाह होने से बचाने के लिए मैंने प्लान किया था कि मैं अर्थ के आधे लोगों को मार डालूंगा, ताकि बाकी के आधे लोग दुनिया में आराम से रह सकें। और उन आधे लोगों की प्रोटेक्शन का काम फिर हार्लिन अपने AI से करवाएगा। हार्लिन एटलस को बताता है कि तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना मेरा ही एक प्लान था। मैं खुद चाहता था कि ICN मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, क्योंकि मुझे उनका बैटलशिप और उनका बनाया वो ताकतवर बॉम्ब चाहिए था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अब वो एटलस से अर्थ के इर्द गिर्द बने लेजर का सिक्योरिटी कोड पूछता है, ताकि वो अर्थ में एंटर कर पाए। लेकिन एटलस वो कोड नहीं जानती थी। कोड के ना बताने पर हार्लिन उसे बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू हो चुका था। वहाँ पर कर्नल भी थे, जिन्हें भी हार्लिन ही टॉर्चर कर रहा था। कर्नल एटलस से पूछते हैं, स्मिथ कहाँ है? जवाब में वो कहती है, उसकी बैटरी लो हो गई शायद। कर्नल अब उसे अपना न्यूरल लिंक देते हैं और कहते हैं कि इसके जरिए स्मिथ को अपने पास बुलाओ। एटलस कांटेक्ट करती है, लेकिन जवाब में स्मिथ कहता है, मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं आपके साथ 100% सिंक नहीं हो पाया था। ये बात सुनकर जोर जोर से एटलस रोने लगी थी। उसे लग रहा था कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उसी की वजह से है। तब कर्नल उसे समझाती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एटलस, आपकी मॉम ने तो हार्लिन को भलाई के लिए बनाया था। उसने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा और ये सारे काम शुरू कर दिए, ये उसी की गलती है। उनकी इन सारी बातों के दौरान एटलस जोर जोर से रो रही थी और कहानी यही से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम हार्लिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एटलस को भी अपनी मॉम का यही प्यार, यही प्रोटोकॉल चाहिए था, इसलिए उसने अपने आप को हार्लिन जैसा बनाना शुरू कर दिया। वो वही अपनी मॉम का बनाया न्यूरल लिंक उठाती है और वहाँ से हार्लिन को अपने साथ कनेक्ट लेती है। उस टाइम एटलस एक मासूम बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी चीज का हार्लिन ने फायदा उठाया। उसके दिमाग पे कंट्रोल करते हुए उसने अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिए और दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दी। यही वजह थी कि एटलस आज तक इन सारी चीजों का जिम्मेदार अपने आप को मानती थी और ना ही वो अभी तक किसी से बात करती थी। इसीलिए तो उसे AI और न्यूरल लिंक पे यकीन भी नहीं था। रोते रोते एटलस जर्नल को बताती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ और मेरी वजह से ही मेरी मॉम मारी गई, क्योंकि जब हार्लिन फ्री हुआ था तो वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए मुझे वहाँ से भगा दिया और वो मर गई। एटलस की ये सारी बातें, ये सारी यादें न्यूरल लिंक के जरिए स्मिथ भी सुन रहा था और ऐसे वो उसके साथ 100% कनेक्ट हो जाता है। स्मिथ अब उसके पास आ चुका था। एटलस अपने आप को फ्री करवाते हुए स्मिथ के अंदर बैठ जाती है और वो लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ के रोबोट से लड़ने के लिए। स्मिथ के 4 हाथों का यूज करते हुए एटलस बहुत ही बहादुरी से यहाँ बहुत से AI रोबोट्स को मार चुकी थी। हार्लिन के स्पेस में तबाही मच गई थी, इसीलिए हार्लिन ये सब कुछ चेक करने के लिए उसके सामने आते हैं। इससे पहले कि एटलस और उनके दरमियान में लड़ाई होती, एटलस आसमान में दिखता है, जहाँ इंसानों का ही बनाया हुआ बैटलशिप अब उसके कहने पर दुनिया में तबाही मचाने के लिए जा रहा था। ये चीज एटलस की भी नजर में आ जाती है। वो जानती थी कि उनका बैटलशिप अर्थ पे तबाही मचा देगा, इसीलिए वो बैटलशिप को रोकने के लिए उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी होती है, क्योंकि बैटलशिप अब तबाह हो चुका था। और ये देखकर हार्लिन गुस्से से पागल हो जाता है। वो अब अपने हाथ से एक तलवार निकालता है एटलस से लड़ने के लिए। अपनी इस तलवार के जरिए वो स्मिथ से लड़ा था। स्मिथ के साथ तो एटलस भी कनेक्टेड थी, क्योंकि वो हार्लिन को जानती थी, इसीलिए जल्द ही वो हार्लिन के मूव्स समझते हुए उसकी मूव्स का सामना करना शुरू कर चुकी थी। यानी कह लें कि वो अपने डिफेंस में लड़ रही थी, लेकिन इसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। हार्लिन स्मिथ के पावर सिस्टम पर हमला कर चुका था, जिसकी वजह से अंदर एटलस को भी काफी ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। एटलस को बचाने के लिए स्मिथ अपने आप को खोल देता है और एटलस को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो अपने दूसरे हाथ से हार्लिन से लड़ भी रहा था और उसे एटलस तक आने से रोक भी रहा था, पर ज्यादा देर हार्लिन को वो भी ओवरपावर नहीं कर पाता। हार्लिन अब उसके AI सिस्टम के ऊपर ही हमला कर देता है और इससे पहले कि वो उसके बाकी सारे सिस्टम भी तबाह कर देता, पीछे से कोई हमला करते हुए हार्लिन को ही मार चुका था। ये एटलस थी
जिसे होश आ गया था, वो यहाँ प्यार से स्मिथ को देखती है क्योंकि अभी स्मिथ ने उसकी जान बचाई थी। स्मिथ और वो अब दोस्त बन चुके थे। ना चाहते हुए भी एक और मर्तबा एटलस ने एक एआई से दोस्ती कर ली थी। यहाँ स्मिथ एटलस को बचाने के लिए अपने आप को डिसेबल करने का फैसला करता है क्योंकि जिस प्लेनेट पे वो है वहाँ पर इंसानों का सरवाइव करना आसान नहीं। उनके पास इतनी ही पावर है कि अगले चंद घंटों के लिए एटलस को ऑक्सीजन मिलती रहे। अब एटलस क्योंकि स्मिथ को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि स्मिथ डिसेबल हो, पर यहाँ स्मिथ उसे कॉफी वाला लॉलीपॉप देकर अपने आप को डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से एटलस इमोशनल हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद आईसीएन की टीम एटलस को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आ चुकी थी, जिसके बाद सीन कट होकर हम एटलस को दुनिया में देखते हैं। यहाँ उससे जर्नल मिलने आए हैं और वो उससे कहते हैं गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। एटलस कुछ नहीं बोलती तो जर्नल एक बॉक्स खोलते हैं। उसके अंदर वही पौधा था जिसे हार्लिन के प्लेनेट पे एटलस ने प्लांटी का नाम दिया था और ये एटलस के लिए उसका दोस्त स्मिथ ही गिफ्ट लेकर आया था। उस दिन जितने भी लोग मरे थे उन सबके पेरेंट्स एटलस का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से उनके टैग्स वापस आ पाए। एटलस यहाँ खामोश हो जाती है और जर्नल वापस जाने के लिए मुड़ जाती है। एटलस जर्नल को रोकती है और कहती है शुक्रिया मुझ पे यकीन करने के लिए। उनके यकीन नहीं तो एटलस को इस काबिल बनाया था कि उसने हार्लिन को एक दूसरे प्लेनेट पे हरा दिया था और अब एटलस की वजह से ये दुनिया बिल्कुल सेफ थी। एटलस अब एक रेंजर बन चुकी थी और यही तो वो हमेशा से बनना चाहती थी। हम देखते हैं कि वो नए एआई रोबोट सूट का टेस्ट करने के लिए गई है जिसे उसने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। उसमें बैठने के बाद वो अपने आप को रोबोट से 100% सिंक कर लेती है बिना डरे, क्योंकि ये रोबोट उसका वही दोस्त स्मिथ ही था जिसे भी उस दिन रेस्क्यू कर लिया गया था। स्मिथ के साथ एटलस काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी और उसी को दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।